दोस्तों, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था विभिन्न प्रकार के धर्मों इस्लाम, यहूदी, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन के अनुसार मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, मानव जगत कैसे फैला। आज मैं विज्ञान के द्वारा दी गई थ्योरीज में से एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जिसको बोलते हैं लैमार्कवाद या लैमार्किज्म। तो आइए चलते हैं लैमार्किज्म पर। लैमार्क इसके बारे में क्या कहते हैं। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। लैमार्कवाद की ये थ्योरी 1809 में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में आई थी। लैमार्कवाद की थ्योरी कुल 4 चीज़ों पर टिकी हुई है। पहला, वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव से जीवों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता रहता है एवं शरीर के अंगों का विकास होता रहता है। दूसरा, जंतु जिन अंगों का ज़्यादा उपयोग करेंगे वे अंग ज़्यादा विकसित होंगे और जिन अंगों का उपयोग जंतु कम करेंगे वे अंग ज़्यादा विकसित नहीं होंगे, अर्थात कभी विलुप्त भी हो सकते हैं। तीसरा, जीवों के शरीर व अंगों के आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और चौथा, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। लैमार्क अपने थ्योरी में 4 उदाहरण देते हैं और वो 4 उदाहरण कुछ इस प्रकार है। पहला उदाहरण, जिराफ की गर्दन का लंबा होना। लैमार्क के अनुसार पहले जिराफ की गर्दन घोड़े की तरह हुआ करती थी, लेकिन कुछ वातावरण परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर जब हरियाली कम हो गई तो कुछ जिराफ ने अपनी गर्दन को ऊंची करके पेड़ पौधों से खाना खाना शुरू किया। इस प्रकार से आने वाली उनकी संतानें ऊंची गर्दन की पैदा होने लगी। लैमार्क के अनुसार सांपों में पहले पैर हुआ करती थी, लेकिन पैरों का इस्तेमाल न करने के कारण सांपों की पैर विलुप्त हो गए और आने वाली उनकी संतानों में ये लक्षण धीरे धीरे ट्रांसफ़र होते चले गए। तीसरा है, जलीय पक्षियों में जलायुक्त पाद का होना। मतलब जैसे बत्तख को हम लोगों ने देखा होगा कि बत्तख के पैर में कुछ अलग तरीके की एक झिल्ली लगी होती है 2 फिंगर्स को जोड़ने के लिए। तो वह जलीय जो पक्षी होते हैं, जल में चरने वाले जो पक्षी होते हैं, उनकी पैरें कुछ इस प्रकार की जो बनी होती है, वह जल के लिए बहुत ही उपयोगी पैर होते हैं। तो लैमार्क का कहना है कि जल में पक्षियों ने जो अपनी आदत पड़ा ली, ऐसी ही प्रैक्टिस जो करने लगे, तो ऐसे ही उनका पैर ढल गया। कुछ जानवरों में कर्ण पल्लों की पेशियाँ बड़ी होती है। अब कुछ जंतुओं और जानवरों में, खास करके मनुष्यों में, कर्ण पल्लों की पेशियाँ बहुत ही कम होती हैं। यहाँ पे लैमार्क इसका भी एक उदाहरण देते हैं। लैमार्कवाद की सीधी सी थ्योरी है, एक ही शब्दों में हम समझ लेते हैं। लैमार्क का कहना है कि जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, वातावरण के अनुकूल अपने को जिस प्रकार से वो ढालते हैं, उसी प्रकार से उनके अंगों का विकास होता है और इसी विकास के क्रम को जोड़ते जोड़ते वो मानव के उद्विकास की बात वो करते हैं। लैमार्क जब अपनी थ्योरी और उदाहरण देते हैं तो कई लोग उनके थ्योरी और उदाहरण की करते हैं आलोचना, और वो अपनी राय कुछ इस प्रकार रखते हैं। बीजमान ने 20-22 पीढ़ियों तक नवजात चूहों की पूंछ काटी, फिर भी नई संतानों में ना तो पूंछ की समाप्ति हुई और ना ही पूंछ की साइज कम हुई। दूसरा, जैसा कि देखा गया है, पहलवान व लुहार द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित की गई मजबूत मांसपेशियां उनके पुत्रों में वंशागत नहीं होती है, अर्थात वैसे ही पर्सनालिटी पाने के लिए उनके संतानों को भी वैसे ही मेहनत करनी पड़ती है। तीसरी आलोचना है,
जो व्यक्ति निरंतर पढ़ने लिखने में अपनी आंखें काम में लेता है उसकी आंखें जल्दी कमज़ोर हो जाती हैं, ऐसा देखा गया है। जबकि लैमार्कवाद के अनुसार उनकी आंखें और ज़्यादा सुविकसित व बड़ी हो जानी चाहिए थी। चौथा, काफ़ी लंबे समय से भारतीय नारियों में नाक व कान छिदवाने की प्रथा चली आ रही है और वहीं यहूदियों और मुसलमानों में खतना कराने की प्रथा कई सालों से चली आ रही है, लेकिन यह लक्षण उनके पीढ़ियों में ट्रांसफ़र नहीं हुई। फिलहाल ये कहानी यहीं नहीं रुकती, ये कहानी और आगे बढ़ती चली जाती है। फिर आता है नौ लैमार्कवाद, जिसमें लैमार्क की गलतियों को सुधार के एक नए तरीके से नई थ्योरी पेश की गई थी। नौ लैमार्कवाद सिद्धांत के अनुसार अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग का प्रभाव वंशागत तो नहीं होता, किंतु बाहरी वातावरण का प्रभाव हार्मोन्स पर पड़ता है एवं ये हार्मोन्स जनन सेल्स कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं, जिसके फलस्वरूप लक्षण सिम्टम्स वंशागत जेनेटिक्स हो जाते हैं। साथ ही वातावरण में परिवर्तनों के कारण कुछ ऐसे भौतिक, फिजिकल व रासायनिक केमिकल परिवर्तन हो जाते हैं जो जनन द्रव्य को प्रभावित करते हैं। ऐसे परिवर्तन निश्चित रूप से वंशागत होकर संतानों में प्रदर्शित होते हैं। दोस्तों, तो ये थी हमारी वीडियो लैमार्कवाद की आलोचना और नौ लैमार्कवाद पर। अगली वीडियो हमारी आने वाली है डार्विनवाद पर। डार्विन भी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है, जिनकी थ्योरी अभी तक चली आ रही है। तो हम अगले अपने वीडियो में देखेंगे डार्विनवाद। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।